हेलो गाइस। अभी एग्ज़ाम जैसे नज़दीक आ रहा है, हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर आपके लिए ले आए। और मैं वही करंट अफेयर ला रहा हूँ जो कि एकदम ही ज़रूरी है बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए। तो सारे मेरे लेक्चर से देख जाइए, वहाँ से ही करंट अफेयर आएंगे, ये मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ। क्योंकि वॉल नाइडर करंट अफेयर अब नहीं आते हैं, थोड़े से एनालिटिकल आते हैं, ठीक है। तो मैं जिस तरीके से करंट अफेयर बना रहा हूँ वो बहुत एनालिसिस करके बना रहा हूँ। तो ये आप देख कर ही जाइए, और यहाँ से आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आपके पास सारे नोटिफिकेशन आ जाएँ। तो पहला जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर का जो टॉपिक है वो है इलेक्टोरल बॉन्ड। बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा था, अब आप भूल भी गए होंगे, इसीलिए मैं सोचा कि ये आपको बता देता हूँ। इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या। अभी क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट इन द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया यूनानिमसली स्टक ऑन द इलेक्टोरल बॉन्ड, ठीक है। एडीआर ने एक केस किया था इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ, एडीआर ने, याद रखिएगा, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, ठीक है। इसके तहत क्या हुआ, इलेक्टोरल बॉन्ड को स्टक डाउन कर दिया गया, हटा दिया गया। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब मैं ये बता देता हूँ कि फीचर क्या था इलेक्टोरल बॉन्ड का। तो ये एक नॉन रिफंडेबल बॉन्ड था, ठीक है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो था ये एक नॉन रिफंडेबल बॉन्ड था, ऑथोराइज बाय ब्रांच ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये आपको याद रखना होगा कि ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही केवल और केवल इसमें इन्वॉल्व हो सकता था, कोई दूसरा बैंक नहीं, ठीक है। कुड बी यूज फॉर डोनेटिंग ओनली टू द रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी। अब जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है वही बस इलेक्टोरल बॉन्ड का यूज कर सकती थी, दूसरे पार्टी नहीं, ओके। और जो पार्टी 1% विच सिक्योर नॉट लेस देन 1% वोट पुल इन द लास्ट जनरल इलेक्शन, और कम से कम 1% वोट वो लास्ट जनरल इलेक्शन, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन हो या फिर सेंटर का इलेक्शन हो, उसमें 1% वोट जो पार्टी नहीं लाई है वो नहीं यूज कर सकती थी। 1% वोट कटअप था, ठीक है। इतना आपको लाना ही पड़ता है इलेक्टोरल बॉन्ड को यूज करने के लिए, ठीक है। इस इलेक्टोरल बॉन्ड हैड ए यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर विजिबल अंडर द अल्ट्रा वायलेट रेज। एससी ने क्या वर्डिक्ट दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वायलेट द राइट टू इन्फॉर्मेशन अंडर आर्टिकल 19(1)(a), ठीक है। एससी ने कहा कि जो 19(1)(a) में राइट टू इन्फॉर्मेशन है उसको वायलेट कर रही है इलेक्टोरल बॉन्ड, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या था, ओपेक था, ठीक है, ट्रांसपेरेंट नहीं था। तो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन का वायलेशन था, तो अल्टीमेटली एंटी अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। तो इसे स्टक डाउन कर दिया गया। उसका नालसा है, नालसा क्या है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है, नेशनल लीगल सर्विस। तो इसे एस्टेब्लिश किया गया 1987 में, ओके। नालसा इज एन ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश अंडर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। इसमें तो कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। इट ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीगल एड पॉलिसी एंड प्रोग्राम एंड मॉनिटर लीगल एंड एक्टिविटी अक्रॉस इंडिया, ठीक है, ऐसा काम है ये। द कोर प्रिंसिपल ऑफ नालसा इन इंडिया इज टू इंश्योर दैट द पॉवर्टी द एंड अनप्रिविलेज्ड हैव एक्सेस टू जस्टिस थ्रू द प्रोविजन ऑफ फ्री लीगल सर्विस। अब देखिए आर्टिकल 39 ए जो है उसमें आपको फ्री लीगल एड के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो उसी के तहत नालसा को लाया गया था। इट ऑल्सो प्रमोट सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट थ्रू अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, ठीक है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म ADR जो होता है, ठीक है, उसके थ्रू भी ये डिस्प्यूट को सेटलमेंट करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट एनुअल फंड टू नालसा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसे फंड करती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती है, ठीक है, याद रखना है। अब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है इसका नालसा का, वो हम देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, 39A, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 39A मैंडेट द स्टेट टू इंश्योर जस्टिस विद इक्वल अपॉर्चुनिटी इंक्लूडिंग फ्री लीगल एड एंड प्रोविजन। आर्टिकल 14 क्या करती है, गारंटी इक्वालिटी बिफोर द लॉ फॉर ऑल इंडिविजुअल विथ इंडिया टेरिटरी, ओके। आर्टिकल 22 क्या करती है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इंडिविजुअल अगेंस्ट अरेस्ट और डिटेन इंश्योरिंग द राइट टू लीगल कंसल्टेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो तीन आप आर्टिकल देख रहे हैं फंडामेंटल राइट के, उसी का बचाव करने के लिए, ठीक है, कौन आया है, उसी को हेल्प करने के लिए नालसा एक्ट लाया गया, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है अभी फ़िलहाल के लिए, इतना ही याद रखना। अब देखते हैं आर्टिकल 142। देखिए अभी एक स्टूडेंट का एडमिशन नहीं हुआ था, कानपुर का शायद स्टूडेंट था, उसका IIT धनबाद में एडमिशन नहीं हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज़ करके क्या किया, बोला कि इसका एडमिशन होना चाहिए। उसका टाइम लैप्स हो गया था कुछ मिनट के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, कंप्लीट, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में एक ऐसा पावर होता है कि वो कंप्लीट जस्टिस दे सके, वो उसका डिस्क्रिशनरी पावर होता है कि वो क्या चाहता है, ठीक है। तो उसने, सुप्रीम कोर्ट ने 142 का यूज़ करके उस स्टूडेंट को एडमिशन दिलाया। इसी तरीके से राम मंदिर में हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए 142 बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है।
द आइडिया ऑफ कंप्लीट जस्टिस डिराइव फ्रॉम आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इट मीन्स टू इंश्योर जस्टिस बाय फिलिंग गैप्स इन द लॉ एंड ओवर राइडिंग लीगल प्रोविजन. अब लीगल प्रोविजन को ख़त्म करना है, मतलब कम्प्लेक्सिटी को ख़त्म करना है. तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट हिस कोई ना कोई कंक्लूजन पे आ जाती है 142 के तहत, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि रीजनेबल चीज़ है तो. ठीक है. तो सुप्रीम कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ जुरिडिक्शन में पास सच डिग्री और मे सच ऑर्डर एज नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एन एनी केस और मैटर पेंडिंग बिफोर इट. ठीक है. आर्टिकल 142, आर्टिकल 142 परमिट द सुप्रीम कोर्ट टू इंटरवीन इन मैलेटरी concerning public interest, human right, constitutional values or fundamental rights, safeguarding them against any violation, infringement. It alleviates the Supreme Court role as the protector of constitution and ultimate interpreter of the law. देखिए गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोला जाता है? सुप्रीम कोर्ट को. तो आर्टिकल 142 इसी को टेस्टिफाई करता. ठीक है. ये सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन होने का अधिकार देता है. बस इतना आप समझ जाइए. कंप्लीट जस्टिस याद रखना है. अगला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आधार कार्ड. अब देखिए आधार कार्ड, अभी EPFO हैज़ रिमूव्ड आधार फ्रॉम लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ. ठीक है. अब देखिए अभी आधार कार्ड को प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के रूप में आप यूज़ नहीं कर सकते हैं. तो कैसे यूज़ कर सकते हैं? आधार इज कंसिडर्ड एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी बट नॉट सिटीजन और डेट ऑफ बर्थ. अब देखिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी तो होगा लेकिन ये सिटीजनशिप का नहीं होगा. देखिए UPSC में क्वेश्चन पूछा है कि आधार को सिटीजनशिप के रूप में यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं. अब ये इस बार BPSC पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ नहीं कर सकते हैं. ठीक है. आधार के बारे में जान लेते हैं. इसमें 12 डिजिट नंबर होता है. UIDAI जो होता है ये एक स्टेचुअरी अथॉरिटी है. ठीक है. एस्टेब्लिश अंडर आधार एक्ट 2016. ठीक है. अब फ्री मूवमेंट रिजीम VBI है. फ्री मूवमेंट रिजीम जो है ये VBI है, ये म्यांमार के साथ अभी जो हुआ था. ठीक है. यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर हैज डिसाइडेड टू स्क्रैप द फ्री मूवमेंट रिजीम बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार. ठीक है. दिस मूव इज एम टू इंश्योर इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री एंड मेंटेन डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बॉर्डरिंग म्यांमार. अब आपको ये देखना है कि कितने स्टेट म्यांमार को बॉर्डर करते हैं, ये आपका काम है, करके आइए. अबाउट फ्री मूवमेंट रिजीम. ठीक है. फ्री मूवमेंट रिजीम क्या है ये देखते हैं. इट परमिट द इंडिविजुअल टू डिसाइडिंग विद इन 16 किलोमीटर एरिया. ठीक है. 16 किलोमीटर एरिया आप आ जा सकते थे. फ्री मूवमेंट रिजीम था, बिना वीज़ा या किसी भी पासपोर्ट के. ठीक है. ऑफ द बॉर्डर टू ट्रेवर्स फ्रीली विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ वीज़ा और अदर डॉक्यूमेंट. ठीक है. इट वाज फॉर्मलाइज इन 2018 एज पार्ट ऑफ इंडियाज ईस्ट पॉलिसी. ठीक है. फ्री मूवमेंट रीजन को क्यों लाया गया? क्योंकि म्यांमार और इंडिया के बीच जो है काफ़ी स्ट्रांगली इथनिक टाइज था, फैमिली टाइज था. ठीक है. लोकल ट्रेड और बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए. तो ये सब रीजन्स थे. अब देखते हैं इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप क्या है. इंडिया पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस. एग्रीमेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन. सप्लाई ऑफ राफेल एयरक्राफ्ट. ये आपको याद रखना है कि राफेल एयरक्राफ्ट जो है फ्रांस से ही लाते हैं. ठीक है. कुछ ज्वाइंट एक्सरसाइज जो है उसको देख लेते हैं. वरुणा किस में है? नेवल में. वरुणा नेवी में है. ठीक है. गरुड़ एयरफोर्स में. इंडिया और जापान के बीच गरुड़ एक्सरसाइज होता है एयरफोर्स में. और शक्ति किस में होता है? आर्मी में. ठीक है. वरुणा नेवल में, गरुड़ एयरफोर्स में और शक्ति आर्मी में. करेंटली फ्रांस इज द सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ आर्म टू इंडिया. सिपरी के तहत फ्रांस सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ आर्म है टू इंडिया. ठीक है. अब आपको ये जानना है कि फर्स्ट किस में, ये आप देख लीजिएगा. इंडिया फ्रांस ऑल्सो कोलैबोरेट ऑन चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट BBI. India and Japan had a joint surveillance mission carried out in French Island, territory of La Réunion. ठीक है. इंडियन ओशियन में यहाँ पे एक ला रियूनियन नाम का जगह है, वो फ्रांस के आधिपत्य में है. ये कभी कभी लोगों को लगता है इंग्लैंड का है, लेकिन नहीं, ये फ्रांस का है. ओके. तो इतना आप कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. मैं और भी वीडियो लाऊंगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.